हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके की सीरीज़ में आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा संविधान का आर्टिकल 15। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता के अधिकारों से संबंधित है। आर्टिकल 14 हमने पढ़ा तो हमने देखा कि किस तरह से जो विधिक या पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात की गई है उसमें कि कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, सबको कानून का समान संरक्षण मिलेगा, उसको हमने समझने का प्रयास किया। इसी का ही लॉजिकल जो है कंक्लूजन जो है आगे आर्टिकल 15 और 16 में हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 के अंदर कुल 5 जो है वो सब क्लॉज हैं। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5). 15(4) और 15(5) जो है वो अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए हैं, मूल रूप से संविधान में नहीं थे। तो पहले आर्टिकल 15 का मूल रूप हमें समझना जरूरी है। वो ये कहता है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि राज्य अपनी नीति में, किसी भी प्रकार की नीति में 5 आधारों पर कोई विभेद नहीं करेगा। केवल इन 5 आधारों पर, कोई और चीजों के आधार पर कर सकता है लेकिन इन 5 आधारों पर नहीं करता है। तो ये चीज समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर, जैसे किसी भी देश के समाज के अंदर अलग अलग तरह के सामाजिक वर्ग होते हैं और समाज में डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण जो है वो अलग अलग आधारों से होता रहा है, जो कि एज ओल्ड है यानी पुराने समय से चलता आया है। तो हमने जब संविधान बनाया तो ये कोशिश की कि हर लेवल पर समानता को लाया जा सके और समान लोगों को समान ट्रीटमेंट दिया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय की पहुंच उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य के साथ आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 डाले गए हैं। 14 में जहां विधिक समानता की बात की गई है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि राज्य अपनी कोई भी नीति बनाएगा तो वो क्या करेगा, केवल इन 5 आधारों पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। वो 5 आधार कौन से हैं? जन्म के आधार पर, मतलब उसका जन्म स्थान कहाँ है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर यानी रेस के आधार पर जिसको नस्ल कहा जाता है, और लिंग के आधार पर। ये 5 आधारों पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा। अब आप ये समझिए कि हमारे समाज में इन 5 आधारों पर क्या क्या विभेद होते हैं। जैसे धर्म के आधार पर जो विभेद होता है वो सांप्रदायिकता कहलाता है। जाति के आधार पर, जाति हमारे देश के समाज की सबसे विशिष्ट जो है वो लक्षण मानी जाती है, जिसमें ये माना जाता है कि जाति बहुत चीज़ों को एक साथ जो है डिसाइड करती है। व्यक्ति क्या काम करेगा, क्या कपड़े पहनेगा, उसका खान पान कैसा होगा, उसके वैवाहिक संबंध कैसे होंगे, समाज में उसको किस दर्जे से देखा जाएगा। तो कास्ट जो है एक तरह की, एक नई तरीके की क्लास है हमारी सोसाइटी में जो कि बहुत ही विशिष्ट लक्षण मानी जाती है। तो एक कास्ट हो गया, एक रिलीजन हो गया। कई बार आपको इस प्रकार का विभेद भी देखने को मिलता है कि ये चीज महिलाओं के लिए, केवल पुरुषों के लिए है, तो वो भेद जो है वो सेक्स बेस्ड माना जाता है। तीसरा, चौथा जो है वो आधार अगर आप देखोगे वो है जन्म स्थान के आधार पर। जन्म स्थान के आधार का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का जन्म कहां पर हुआ है तो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बनस्पत जो है भेदभाव के रूप में देखा जाता है, वो कोई भी प्रकार हो सकता है। और लास्ट जो है रेस, जो कि बायोलॉजिकल, जो आउटर अपीयरेंस है व्यक्ति की, कि कौन सा व्यक्ति निग्रिटो है, कौन सा कॉकेशियन है, कौन सा प्रोटोस्टोलेड है, या कौन सा व्यक्ति जो भी। तो नस्ल के आधार पर, जैसे कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हमने अपार्थाइड की नीति वगैरह के बारे में भी सुना होगा कि वहां पे नस्लीय भेदभाव चलता है। अमेरिका भी इसका बहुत बड़ा शिकार रहा। तो इन 5 आधारों पर, केवल इन 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो राज्य की नीति में ये बात इंपॉर्टेंट है। अब राज्य की नीति में इन 5 केवल शब्द का हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। और किसी आधार पे कर सकता है, मिक्स्ड पर भी कर सकता है। अगर कोई एक कारण ये है और कोई एक और कारण जो है तार्किक अगर वो होगा वो हो, तो फिर राज्य को रोका नहीं जा सकता। लेकिन केवल इन आधारों पे करेगा तो वो न्याय संगत नहीं माना जाएगा, मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। तो अब देखिए, एक वर्ड जो बार बार मैं यूज कर रहा हूं वो है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? विभेदीकरण। विभेदीकरण 2 प्रकार का हो सकता है, एक होता है रैशनल, एक होता है इररेशनल। एक होता है तार्किक, एक होता है अतार्किक। तार्किक आधार क्या है कि हमने किसी की कॉम्पिटेंस को देखा है, किसी की योग्यता को देखा, उस आधार पर हमने भेद किया है। अतार्किक का मतलब क्या है कि आपने विभेदीकरण का आधार जो है वो इररेशनल माना है। हमने ये मान लिया कि जन्म के आधार पर ही व्यक्तियों में विभेद हो जाता है, जाति के आधार पर व्यक्ति में विभेद हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति फला जाति का तो उसमें ये गुण होंगे, फला जाति का तो उसमें ये गुण होंगे। तो जाति, धर्म, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर जो हमने वर्गीकरण कर रखा वो तार्किक नहीं है, उसे हमें हटाना है और तार्किक आधारों पर विभेदीकरण करना है। तो ये तो रही आर्टिकल 15(1) की बात। आर्टिकल 15(2) क्या कहता है? आर्टिकल 15(2) ये कहता है कि हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन जो है, विभेदीकरण देखने को मिलता है पुराने समय से। और वो किस चीजों से मिलता है? ज्यादातर लोक स्थानों से। लोक स्थानों का क्या मतलब है कि पब्लिक प्लेसेस पर एक्सेस करने की बहुत से लोगों को जो है अधिकार पहले नहीं मिले हुए थे।
बहुत से लोग जो है मंदिरों में नहीं जा पाए, मंदिर प्रवेश आंदोलन चले आज़ादी के दौरान, बहुत से लोग जो है पानी पीने की घाटों पे नहीं जा सकते, स्टेडियम को यूज़ नहीं कर पाते, पब्लिक प्लेसेस को, दुकान पर, रेस्टोरेंट पर, ये जो जितने भी पब्लिक प्लेसेस है इन पर एक्सेस करने में अगर केवल इन 5 आधारों का प्रयोग किया जाता है तो वो संविधान सम्मत नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, आपको एक मूवी देखने जाना है एक फिल्म थिएटर में, और अगर आपके पास में टिकट नहीं है तो आपको रोका जाएगा, क्योंकि आपके साथ विभेदीकरण करने का एक तार्किक आधार है कि आपने टिकट नहीं लिया। लेकिन अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, ये कहकर आपको रोका जाएगा कि आपका धर्म ये है इसलिए आपको नहीं देखने दिया जाएगा, या आपकी जाति ये है तो इसलिए आपको फिल्म मूवी देखने नहीं दिया जाएगा। ऐसे आप क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, स्टेडियम के बाहर अगर टिकट का प्रावधान किया हुआ है और तो उस आधार पे आपको रोका जा सकता है, वो तार्किक आधार है। लेकिन ये जाति, धर्म इत्यादि पे रोका जाएगा, केवल इन आधारों पे तो अतार्किक माना जाएगा। आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जाते हो, अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया है तो आपको रोका जाएगा। लेकिन अगर आपको केवल ये कह के रोका जाए कि आपकी जाति ये है, अमुक जाति, अमुक धर्म है, अमुक वंश के हो आप, तो आप आर्टिकल जो है 15 का वायलेशन करते हुए माने जाते हो, यानी आप कोर्ट में जा सकते हो इसको हटवाने के लिए। तो ये आर्टिकल 2 की बात। आर्टिकल 3 ये बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन 2 तरह का हो सकता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो राज्य जो है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, जिसे अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। अफर्मेटिव एक्शन का क्या मतलब है, हम ये मानते हैं कि हमारे देश में वर्ग हैं, हमारे देश में क्लासेस हैं, हमारे देश में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे हमने जो समाज ने कुछ ऐसे वर्ग बना रखे हैं जिनमें कुछ सामान्य लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को जो कुछ समानता के मामले में अगर राज्य जो है आंख मूंद कर एक ब्लैंकेट अप्रोच अपनाए, तो राज्य दिखता है, राज्य को समझ में आता है कि आर्टिकल 15(1) और 15(2) कहता है कि किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे तबके हैं जिनको सरकार जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, यानी सरकार उनको फायदा कर सकती है, नुकसान नहीं कर सकती, उसको अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। जैसे बच्चे, अब बच्चों के लिए अलग कानून बना सकती है, बच्चों के लिए जो है अलग एक तरह की ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि वो उनको जो है किसी चीज में प्रायिकता दी जाए। वैसे ही महिलाओं को, तो आर्टिकल 15(3) दरअसल आर्टिकल 15(1) और 15(2) का अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए किसी भी प्रकार के विशिष्ट कानून या विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था कर सकता है, उनके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक विभेदीकरण कर सकता है, और वो आर्टिकल 15(1) 15(2) का जो है वायलेशन, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी के तहत जो है सरकार ने समय समय पर जो है कार्य किए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर भी ऐसे काम हुए। जैसे मैटरनिटी लीव, महिलाओं को जो है मैटरनिटी लीव ज़्यादा मिलती है, तो वो केवल कोई व्यक्ति कोर्ट में चला जाए कि ये तो आपने लिंग के आधार पर विभेद किया है, तो उसको सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि लिंग के आधार के अलावा जो है बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात भी यहाँ पर की गई है। तो इसलिए मैटरनिटी लीव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सही है। इसके अलावा जैसे बोला जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का 90 में जो है वो गठन किया गया, तो आप ये कह के महिलाओं के लिए अलग से आपने क्यों प्रावधान किया, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 15(3) जो है वो एक तरह से महिलाओं और बच्चों के लिए विशिष्ट प्रकार के प्रावधानों की बात करता है, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) और 15(5) जो है सब्सिक्वेंटली हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए, उसके संबंध में है। अब ये आर्टिकल 15(4) संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं 1951 में। इसमें क्या मामला हुआ, इसमें ये मामला हुआ, मद्रास राज्य के कुछ शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए और कुछ विशेष तबकों के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया हुआ था। तो ये मामला जब कोर्ट में गया तो मद्रास राज्य व चंपक दोराई राजन नाम के केस में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि हमारे आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार की पब्लिक प्लेसेस पे एक्सेस में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, इसलिए ये जो व्यवस्था की गई है ये कुछ विशिष्ट व्यवस्था विशिष्ट तबकों के लिए जो है दाखिले से संबंधित की गई है, एडमिशन से संबंधित की गई है, वो निरस्त की जाती है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अनडन करने के लिए, उसको पलटने के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 15(4) कहा गया, जिसमें कहा गया कि कुछ शिक्षण संस्थानों में कमजोर तबकों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जा सकता है, और ये आर्टिकल 15(1) और 15(2) का दूसरा अपवाद माना जाता है। तो ये आर्टिकल 15(4) माना जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर
कई ऐसे फैसले दिए जिसमें ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि आप एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे रहे हो, बाकी तबकों को अगर आप रिजर्वेशन दोगे तो आर्टिकल 15(1) और 2 का जो है उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 ऐसे फैसले आए जिसमें ये कहा गया कि आप इस तरह का कोई रिजर्वेशन अन्य पिछड़ा जाति इत्यादि को नहीं दे सकते। ये मामले हैं नॉन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के, याद रखिएगा आप, नॉन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, चाहे वो राज्य द्वारा पोषित है चाहे राज्य द्वारा पोषित नहीं है। तो ये जो 3 मामले थे, इन 3 मामलों में TMI फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 में आया। इसके अलावा इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 में आया। PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 में आया। इन तीनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ऐसे प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो स्टेट फंडेड है, स्टेट नहीं भी फंडेड है, वहाँ पर आप जो है किसी भी प्रकार का SC ST के अलावा कोई प्रकार का आप रिजर्वेशन नहीं दोगे। तो ये मामला जब चल रहा था तब उस समय संविधान के अंदर 2006 के अंदर संविधान में 93वां संशोधन किया गया, जिसमें ये व्यवस्था की गई कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी, चाहे वो स्टेट फंडेड है या नहीं भी है या आंशिक रूप से पार्शली फंडेड है, आप अगर वो नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स है तो गैर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, तो वहाँ पर आप रिजर्वेशन दे सकते हो कमज़ोर तबकों के लिए, जिसमें OBC भी शामिल होगा। तो ये 2006 में जब अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे तब ये अंत स्थापित किया गया संविधान संशोधन के द्वारा। मामला 2008 में सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2008 में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि जो 93वां संविधान संशोधन है वो संविधान सम्मत है, इसमें संविधान का उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन आपको हर 5 साल में इसका जो है रिव्यू करना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, जो कि पहले से जो अच्छे तबकों में, अच्छे वर्ग में, सोशली और एजुकेशनली जो है वो बैकवर्ड से अपवर्ड हो चुके हैं, तो उनको क्रीमी लेयर से आपको बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15(5) की कहानी है। अब अगर हम बात करें, ऐसे समय समय पर ऐसे मुद्दे आते रहते हैं जो आर्टिकल 15 की बात करते हैं। पिछले दिनों इस पर एक फिल्म भी बनी जो कि वो भी सामाजिक जो है विभेदीकरण की बात करती है। तो आर्टिकल 15 से संबंधित हाल ही का जो सबसे रोचक मामला सामने आया वो सबरीमाला मंदिर प्रवेश का मामला था। ये मंदिर नैष्टिक ब्रह्मचारी अयप्पा का मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है, केरल के अंदर ये मंदिर स्थित है, जिसकी ये मान्यता है कि 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं का जो है उसमें प्रवेश है वो वर्जित है, प्रोहिबिट है। तो ये मामला शुरू में कुछ तूल पकड़ता, तो वहाँ के केरल हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया 91 के अंदर कि ये जो प्रावधान है ये सही है, महिलाओं को रोकना किसी भी प्रकार के संविधान के खिलाफ नहीं है। 2006 में वहाँ के किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला कि इस मंदिर की शक्ति क्षीण हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी महिला ने 10 से 50 साल की महिला ने प्रवेश किया है चुपके से, जो इस मंदिर की शक्ति को कम करता है। उसी दौरान दक्षिण की अभिनेत्री जयमाला ने बोला, जब वो 28 वर्ष की थी तो पुजारी को पैसे खिलाकर उसने चुपके से इस मंदिर की जो है वो यात्रा की और जो मुख्य मेन डीटी जो है मुख्य प्रतिमा है उसके पैर छुए। 2006 का मामला। तो ये मामला जब तूल पकड़ता गया 2008 तक जो इस पे बहुत सारा पब्लिक आउटक्राई होती गई, लोगों ने बोला आर्टिकल 15 का ये स्पष्ट उल्लंघन है। 2008 में इस पे PIL दर्ज की गई और स्टेट ऑफ केरल ने भी अपनी तरफ से जो 65 पिटिशंस लगी थी उसमें भी वो भी शामिल हो गया। मामला कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 2018 में सबरीमाला में मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को जो है वो हामी दे दी और ये कहा कि अगर इनको रोका जाता है तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। तो ये उस समय ये जो है मामला चर्चा में रहा। तो ये था आर्टिकल 15। शुक्रिया।